आज जो ये छोटे छोटे दंगे हो रहे हैं ना, ये तैयारी हो रही है देश में बहुत बड़े स्तर पर दंगे करवाने की। या तो 2024 में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा, देश की सत्ता में देश की जनता बैठेगी, या फिर आप बड़े देश में बहुत बड़े स्तर पर दंगों के लिए तैयार रहिए। भरो ना, कितनी जेलें भरोगे? आम जनता को कब तक जेल में डालोगे? असलियत में देश के नेताओं को जेल में डालने की जरूरत है। राजा बोले कि प्रोटेस्ट करने वाले को कुचल दिया जाएगा, प्रोटेस्ट करने वाले को खड़ा ही नहीं होने दिया जाएगा, उसको बात ही नहीं करने दी जाएगी, तो राजा अपना धर्म नहीं निभा रहा। तो एक्चुअल में हमारा धर्म हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई खतरे में नहीं है, राजा का धर्म खतरे में है। वो राजा जो देश की जनता के लिए ना तो रोजगार उपलब्ध करवा पा रहा है, ना शिक्षा उपलब्ध करवा पा रहा है, ना संसाधन उपलब्ध करवा पा रहा है, महंगाई पे फेल हो चुका है, डॉलर गिरता जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कोमल और अभी मैं मौजूद हूँ दिल्ली के जंतर मंतर पर। आप मेरे पीछे देख सकते हैं काफ़ी सारे लोग यहाँ पर हैं और छत्तीसगढ़ राज्य के जो नक्सल पीड़ित परिवार हैं उनको इंसाफ दिलाने के लिए यहाँ पर ये लोग बैठे हुए हैं। तो सर, आपका नाम? मेरा नाम हरप्रीत सिंह सैनी भारतीय है जी। तो सर, यहाँ पे जो ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं आप लोग, क्या है आपकी डिमांड? देखिए, यहाँ पर हमारे देश के छत्तीसगढ़ राज्य से नक्सल प्रभावित जो क्षेत्र हैं वहाँ से साथी आए हुए हैं इंसाफ की मांग को लेकर। तो मैं तो दिल्ली में रहता हूँ और अक्सर यहाँ जितने भी प्रोटेस्ट होते हैं उन सब की पीड़ा को जानना, क्योंकि आम जनता के दुख को जाने बिना हम उसके समाधान सरकार को नहीं दे सकते। तो हम एक पूरे राष्ट्र में क्रांति का आगाज़ लिए बैठे हैं, पूरे देश में हम जा रहे हैं, कश्मीर भी जा रहे हैं, छत्तीसगढ़ भी जा रहे हैं। मैंने भी इनसे जो इनका मांग पत्र है वो लिया है और इसके बाद मैं यहाँ से छत्तीसगढ़ इनके पास जाऊँगा जी। ये जो है सरकार क्यों नहीं सुन रही है? आपको क्या लगता है? ये जो 20 साल हो गए हैं, या आपने लिखा भी है इसमें 20 साल हो गए हैं पीड़ितों को, इंसाफ नहीं मिला अब तक, क्यों नहीं मिला? देखिए, इंसाफ ना मिलना एक अलग विषय है। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है हमें ये समझना होगा कि इंसाफ मिल नहीं सकता या नियत नहीं है। तो अगर इंसाफ मिल नहीं सकता तो उसका कोई कारण होगा, तो उस समाधान पे काम किया जा सकता है। लेकिन अगर आपकी नियत ही नहीं है इंसाफ देने की, तो इंसाफ कैसे मिलेगा? संभव ही नहीं है फिर तो, जब नियत ही नहीं है तो सबसे पहले हमें वो लोग आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे जिनकी नियत हो देश की जनता के लिए काम करने की, देश की जनता के लिए जज्बा रखते हो। अब ये इन लोगों का जज्बा मैं देखकर हैरान हूँ। छत्तीसगढ़ से बस में, मतलब इतनी गर्मी के अंदर जब हम लोग यहाँ बैठे हैं, उस टीन वाली बस के अंदर छत्तीसगढ़ से यहाँ आना, राशन लेकर आना, खाना लेकर आना, ये सब लोग अपनी जेब से फंडिंग, सेल्फ फंडिंग करके आए हैं। तो सोचिए कि ऐसी नौबत आ चुकी है कि इन लोगों की वहाँ आवाज़ नहीं सुनी गई। ये लोग यहाँ आकर के प्रोटेस्ट करने को मजबूर हैं। ये लोग मजबूर हैं, इनकी बात यहाँ भी कोई सुनने को तैयार नहीं है। अगर हम लोग या आप लोग यहाँ नहीं आएंगे तो इनका जो जज्बा है वो तो ख़त्म हो जाएगा। कहाँ जाएंगे ये लोग? ये हमारे लोग हैं, हमारे देश की जनता है ये। तो हमें ही इनकी आवाज़ को उठाना होगा, बुलंद करना होगा। लगातार जो है लोग, जो शिक्षक हैं, स्टूडेंट हैं, टीचर्स हैं या फिर बैंकर्स हैं, लगातार जो हैं सड़कों पे प्रदर्शन करते रहे हैं, लेकिन उनकी डिमांड्स नहीं पूरी हो रही। देखिए, डिमांड्स पूरी नहीं होना एक अलग विषय है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप अगर देखेंगे, थोड़ा इतिहास में जाएंगे तो जो किसान आंदोलन रहा है, किसान आंदोलन की मांगों को माना गया। क्यों माना गया? क्योंकि वो लोग एकत्रित थे और उस किसान आंदोलन ने एक संकेत आपको दिया, एक मैसेज आपको दिया। शाहीन बाग में CAA NRC का जो धरना रहा, उसको भी सरकार हिला नहीं पाई, क्योंकि आपकी एकता। आज हर व्यक्ति अपनी लड़ाई लड़ रहा है। अभी आपने बोला हर वर्ग लड़ रहा है। अब मैं बिहार में जो स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट हुआ था, मैं उनके टच में भी हूँ। जो जहाँ पर भी झगड़ा हो रहा है, दंगा हो रहा है, हम वहाँ पर देश में एकता बढ़ाने के लिए, देश में शांति की अपील करने के लिए हम हर जगह जा रहे हैं। लेकिन उनको एक लगे हाथ एकत्रित भी करने का काम कर रहे हैं कि जब तक आप लोग इकट्ठे नहीं होंगे तब तक आपकी मांगें नहीं मानी जाएगी, क्योंकि सरकार का काम है बांटते रहो, बांटते रहो, बांटते रहो। बांट कर आज की तारीख में ये स्थिति हो चुकी है कि 20, 50, 100 लोगों के प्रोटेस्ट को कभी भी सरकार उठाकर ख़त्म कर देती है। यूक्रेन में हमारे देश के बच्चे फंसे थे, विदेश मंत्रालय के बाहर हमने धरना किया था, जिसके बाद वो एयरफोर्स की जो फ्लाइट्स है वो लगाई गई। उससे पहले सरकार कैसे कर रही थी? एक फ्लाइट आ रही है, 2 फ्लाइट आ रही है, 1 फ्लाइट या 2 फ्लाइट में कितने बच्चे आ जाएंगे? 100 बच्चे, 200 बच्चे। जब हमने वहाँ पर प्रोटेस्ट किया, हमें पुलिस उठा के लेके गई, वहाँ से अरेस्ट किया हमें, तब लेकिन सरकार की नींद टूटी। उन्होंने एयरफोर्स को ये काम दिया कि अब आप यहाँ से 600 बच्चे, 700 बच्चे करके लाने शुरू करिए। लेकिन वो 1 हफ्ते के बाद में, अगर आप पहले दिन वो काम कर देते, क्योंकि हमने क्या बोला कि हम मार्गदर्शन का काम कर रहे हैं सरकार को, केवल विरोध करना हमारा काम नहीं है। विरोध करने के लिए कांग्रेस है, बाकी पार्टियां हैं, लेकिन हमें सरकार का मार्गदर्शन करना है। लेकिन मार्गदर्शन करने पर भी हमें ऐसी सजा भुगतनी पड़ती है कि हमें उठाकर जेल में डाल दिया जाता है। तो इस तरीके से अगर सरकार काम करेगी तो यकीनन देश की जनता को रोड पर उतरना पड़ेगा कि आप जेल भरो। जैसे गांधी जी ने बोला था कि आप जेल भरो आंदोलन चलाएंगे हमें जेल भरो आंदोलन चलाना पड़ेगा। आप भरो ना, कितनी जेलें भरोगे? आम जनता को कब तक जेल में डालोगे? असलियत में देश के नेताओं को जेल में डालने की ज़रूरत है। जो नकारा नेता देश पर राज करने के लिए बैठे हैं, जो देश की जनता की आवाज़ सुनने को तैयार नहीं है, देश की जनता की बात सुनने को तैयार नहीं है।
फिर भी लगातार गिरफ्तारियां हो रही है ना, लगातार घर से बिना वारंट के उठा लिया जाता है, जैसे आपने देखा होगा जिग्नेश मेवानी के। देखिए, ये जो गिरफ्तारियां हैं, पुलिस का राजनीतिक उपयोग करना, पुलिस का राजनीतिक उपयोग करना, जितनी भी एजेंसीज़ हैं, इन्फोर्समेंट की बात करें, सीबीआई की बात करें, उन सब एजेंसियों का दुरुपयोग जो किया जा रहा है, उसे राजनीति के चंगुल से आज़ाद करवाना बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है। आज मीडिया की बात करें तो मीडिया का भी एक बहुत बड़ा वर्ग जो है मौजूदा सत्ता के चंगुल में फंसा हुआ है। अब वो निकल भी नहीं पा रहा, अब ना उगल पाए ना निगल पाए, तो अब वो स्थिति हो चुकी है। अंजना ओम कश्यप आप देखेंगे तो कितनी बेइज्जती हुई है जर्मनी के अंदर, उनको हॉल के अंदर एंट्री तक नहीं दी जाती। जो अपने आप को यहाँ पर बताती है कि मैं तो बहुत बड़ी एंकर हूँ, अवार्ड मिलता है, उनको सब कुछ मिलता है, तो उनको वहाँ एंट्री क्यों नहीं है? उससे उससे ज़्यादा तो यहाँ पर खड़े हुए जितने साथी हैं वो सम्मानित हैं, उनका सम्मान ज़्यादा है देश की जनता की नज़रों में। लेकिन प्रधानमंत्री भी तो बोलते हैं ना, ओ माय गॉड, आप हम बात करेंगे इस पे। देखिए, प्रधानमंत्री या अगर राजा की अगर हम बात करें तो उसकी जिम्मेदारियां हैं। कुछ जिम्मेदारियां क्या है? प्रेस का सामना करना, कोई प्रोटेस्ट कर रहा है तो उनकी बात को सुनना, उन समस्याओं को सुनना। लेकिन जब देश का राजा बोले कि प्रोटेस्ट करने वाले को कुचल दिया जाएगा, प्रोटेस्ट करने वाले को खड़ा ही नहीं होने दिया जाएगा, उसको बात ही नहीं करने दी जाएगी, तो राजा अपना धर्म नहीं निभा रहा। तो एक्चुअल में हमारा धर्म हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई खतरे में नहीं है, राजा का धर्म खतरे में है। वो राजा जो देश की जनता के लिए ना तो रोजगार उपलब्ध करवा पा रहा है, ना शिक्षा उपलब्ध करवा पा रहा है, ना संसाधन उपलब्ध करवा पा रहा है, महंगाई पे फेल हो चुका है, डॉलर गिरता जा रहा है। जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा था, हम तो वो वर्ड नहीं यूज़ कर सकते जो उन्होंने प्रयोग किए थे कि रुपया उस देश का गिरता है जिस देश का प्रधानमंत्री गिरा हुआ होता है। तो वो लफ्ज़ हम यूज़ नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि देश की जनता अपने प्रधानमंत्री का सम्मान करना जानती है। लेकिन यकीनन सवाल है, और सवाल आम जनता को उठाने होंगे, देश की जनता को आगे आना होगा। और आप जैसे जो साथी इस इनिशिएटिव को ले रहे हैं, आपको और बुलंदी के साथ में इस आवाज़ को उठाना होगा, ताकि जो लोग सोए हुए हैं उनको भी जगाया जा सके। लेकिन सरकार लगातार मुद्दों से भटका देती है जनता को, कभी धर्म, कभी जाति, कभी अजान, कभी कुरान, मंदिर मस्जिद, हनुमान चालीसा, यही सब चल रहा है। देखिए, मैंने आपको बताया ना कि बांटने की राजनीति केवल ये नहीं है कि उनको अलग अलग कम्युनिटीज़ को मतलब अलग अलग व्यापार वाले लोगों को बांट दिया जाए, अलग अलग मुद्दों पर बांट दिया जाए। अलग अलग जाति धर्म पे बांटना भी राजनीति ही है। जब तक हम बटे रहेंगे, इनकी सत्ता चलती रहेगी, ये जनता को समझना होगा। ये आज अगर हमारे राजा की नीयत ठीक होती तो आज वो एकता की बात करते, हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते, धर्म संसद नहीं होती, धार्मिक एकता संसद होती। लेकिन उन पे तो कोई कार्रवाई नहीं हुई ना। देखिए, आज मैंने आपको क्या बोला, सबसे ऊपर कौन है? देश का राजा। राजा की नीयत ठीक होना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर राजा की नीयत ठीक होगी तो देश में भ्रष्टाचार भी बंद होगा, महंगाई भी कंट्रोल में आएगी, और धर्म संसद की धार्मिक एकता संसद भी होगी। और मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बता भी देता हूँ, बहुत जल्दी हम एक अनाउंसमेंट करने वाले हैं, धार्मिक एकता संसद, जहाँ पर अलग अलग राज्यों से लोगों को बुलाया जाएगा, जो देश में एकता कायम करने के लिए किन किन स्टेप्स को हमें लेना चाहिए, उस पर बात करेंगे। और ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में मैं आपको आज बता रहा हूँ, बहुत जल्दी आपको इसकी अनाउंसमेंट मिलेगी। धार्मिक एकता संसद हम देश के हर राज्य में स्टार्ट करेंगे। आपने देखा होगा कि लगातार जो है देश भर में एक संप्रदाय को टारगेट किया जा रहा है, लगातार बुलडोजर की बात होती है, चला भी दिया जाता है, लेकिन जो है सरकारें हैं वो शांत हैं, उसमें कुछ। देखिए, सरकारों की अगर हम बात करें ना, तो आज की तारीख में जो सरकार के सांसद है, 304 सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के। 304 में से 167 नहीं, 168, एक और बढ़ गए, माधवराज जो सिंधिया जी हैं वो भी चले गए हैं। 168 सांसद तो वो हैं जो पुराने कांग्रेसी हैं। 304 में से 138 सांसद तो पुराने कांग्रेसी हैं। तो सरकार की गलत बातों के ऊपर आवाज़ कौन उठाएगा? कांग्रेस। तो आज भाजपा जो ने देश को कांग्रेस मुक्त नहीं किया, भाजपा कांग्रेस युक्त कांग्रेस हो चुकी है। तो जो कांग्रेस भाजपा के निर्माण में शामिल हो चुकी है, वो विरोध कर ही नहीं सकती। तो उनको लाभ मिल रहे हैं, राहुल गांधी जी को भी पूरे लाभ मिल रहे हैं, जितने इनके पुराने सांसद हैं, पूरी सुख सुविधाएं, ऐशो आराम की ज़िंदगी मिल रही है। हाँ, ये यकीन हम मान सकते थे कि अगर नरेंद्र मोदी जी ये अनाउंसमेंट करते कि आज के बाद देश का कोई भी बच्चा प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ेगा, सरकारी स्कूल में पढ़ना होगा, जहाँ देश की जनता के आम बच्चे पढ़ते हैं। और आप मान कर चलिए 2024 में जो क्रांति आने वाली है, सबसे पहले हम यही अनाउंसमेंट करेंगे, देश के हर नेता का बच्चा, हर अफसर का बच्चा केवल और केवल सरकारी स्कूल में पढ़ेगा। शिक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से निःशुल्क होगी, देश के हर बच्चे को शिक्षा दी जाएगी। लगातार जो है मोदी जी तो मतलब बेरोजगारी हो,
या फिर महंगाई हो, आज भी आप देख सकते हैं 50 रुपये और सिलेंडर पे बढ़ गए हैं, महंगाई भी लगातार बढ़ती जा रही है। लेकिन लगातार पेट्रोल डीजल के दाम पे मोदी जी ने ये कहा कि दूसरे राज्यों को उन्होंने उस पर डाल दिया कि जो है ये भी मुनाफा कमा रहे हैं। इस पर क्या कहें? आपके चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है कि आप खुद ही समझ गए हैं कि मोदी जी ने ऐसा क्यों बोला। मोदी जी एक बहुत ही अच्छे वक्ता हैं। अपने ऊपर आने वाली गोली को किस तरीके से उसका रुख मोड़कर दूसरे की तरफ घुमा देना है, ऐसा नरेंद्र मोदी जी बहुत अच्छे से जानते हैं। अगर आपको इसके इतिहास के अंदर जाना है तो आप संजीव भट्ट के केस को देख सकते हैं। संजीव भट्ट को किस तरीके से प्रताड़ित किया गया, किस तरीके से अंदर किया गया। गोधरा दंगों की अगर आप बात करें, अगर आप देखेंगे तो कश्मीर फाइल्स एक किताब है, उसके अंदर बताया गया है किस तरीके से तंत्र का दुरुपयोग करके गोधरा में दंगों को अंजाम दिया गया, किस तरीके से गुजरात को जलाया गया। और आप यकीन मानिए आज जो ये छोटे छोटे दंगे हो रहे हैं ना, ये तैयारी हो रही है देश में बहुत बड़े स्तर पर दंगे करवाने की। या तो 2024 में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा, देश की सत्ता में देश की जनता बैठेगी, या फिर आप देश में बहुत बड़े स्तर पर दंगों के लिए तैयार रहिए। इसके अलावा कोई और दूसरा रास्ता हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो हमने वो रास्ता चुना है कि देश में देश की जनता कैसे सत्ता पर आएगी, हम उसके लिए तैयारी कर रहे हैं और देश की जनता को इकट्ठा करने का काम कर रहे हैं। और आप जैसे जो साथी हैं वो हमारी आवाज़ को जनता तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।